हेलो एंड वेलकम टू दस्तक। मेरा नाम फ़ारूक पताफ़ी है। नाजरीन, इस प्रोग्राम को सैयद अनवारुल हसन होस्ट करते हैं। उनके वालिद साहब के इंतकाल की वजह से मौजूद नहीं है और इस वजह से ये प्रोग्राम मैं करूँगा। आज के दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। अगर आपको परसों का प्रोग्राम याद हो तो हमने ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर होने वाली जो सीएम के इलेक्शन थे उनके ऊपर बात की थी कि अदालत के अंदर हमजा शहबाज के हल्फ को लेके बात चल रही है और आज के दिन वो फैसला आ गया और इसके अंदर 5 जज साहबान का बेंच था और इसके अंदर एक डिसेंडिंग नोट के साथ फैसला ये आया कि जो 25 मेंबरान मुनहरफ हुए हैं उनको हटा के दोबारा गिनती की जाए। और इसका मतलब ये है क्योंकि अगर आपको याद हो 16 अप्रैल जब ये हल्लड़बाजी बहुत ज़्यादा हुई थी उस सारे के सारे वोटिंग के प्रोसेस में, तो उसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई थी। कल शाम को 4 बजे दोबारा ये हुक्म आया है कि पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए और उसके अंदर वोट की काउंटिंग की जाए और उसके बाद फिर देखा जाए कि कौन सी एम बनता है। अगर हमजा शहबाज साहब जो है अक्सरियत नहीं हासिल कर सकते तो उनको सीएम की पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो फिर हुकूमत में रहेंगे और उसके बाद उनका हल्फ जो है अगले दिन होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो जो 25 हज़रात थे उनमें से 20 तो डिस्क्वालीफाई हो गए, 5 रिप्लेस हो गए, उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी वो अरकान हैं उनकी सीटों पे इलेक्शन है 17 जुलाई को और उसके बाद हमें पता चलेगा कि अददी अक्सरियत असल मानों में किसके पास है। तो कल जो भी हो वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ फिर आने वाले दिनों में 17 तारीख को अगर काया पलट जाती है, सारे के सारे पीटीआई के मेंबरान जीत जाएं या किसी और पार्टी के जीत जाएं, तो फिर भी कहानी चेंज हो सकती है। नंबर गेम कैन चेंज देन ऑल्सो। तो आज के दिन हम इस पे बात करेंगे और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा पंजाब का बनेगा। इस फैसले को पीटीआई ने पीटीआई ने इनिशियली उनके कुछ रहनुमाओं ने उसके ऊपर खुशी भी दिखाई, लेकिन बिल आखिर फिर ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब ने और दीगर लीडरान ने कहा कि हम इसको चैलेंज करेंगे कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में और उसके अंदर पीटीआई भी करेगी और पीएमएलक्यू भी करेगी। इन तमाम चीज़ों का अदराक करते हुए इस दायरे को लेके आते हुए डिस्कशन में हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों का तारफ़ करा दूँ, मेरे से रखते हैं कराची स्टूडियो से जनाब कैसर अहमद शेख साहब, नून लीग की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। उनके साथ दूसरे हमारे पैनलिस्ट जो हैं जो पीटीआई से रिप्रेजेंटेशन है, मुसर्रत चीमा साहिबा हैं, वो हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तीसरे हमारे मेहमान हमें लंदन से स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब नसीम सिद्दीकी साहब तजियाकार हैं, सीनियर तजियाकार हैं और साफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने के लिए। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे बात को शुरू करना चाहता हूँ। कल के दिन जो भी मंजरनामा बनता है उसके बाद 17 तारीख के बाद फिर दोबारा इस चीज़ को हमें कैलकुलेट करना होगा कि कौन जीत रहा है और किसके पास कितनी अक्सरियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज 5 हाई कोर्ट के जो लार्जर बेंच ने फैसला दिया है वो बड़ा क्लियर है। देखिए, पहले तो फैसले का ये कहा गया कि वज़ीर आला के को कलअदम उनके इंतखाब को किया जा रहा है, तो बड़ी खुशियाँ मनाएंगी पीटीआई ने। मुझे असल पीटीआई इतनी बड़ी जमात अपने आप को क्लेम करती है, लेकिन उनमें या तो आपस में प्लानिंग नहीं, कोई एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं, ना होमवर्क है, ना उसको तजविया करते हैं। अब वो खुशियाँ मनाते रहे कि भाई फैसला तो हमारे हक में आ गया है, जो हमने कहा था वो हो गया है। लेकिन फिर फैसले की जब तफसील आई तो उन्हीं को तकलीफ़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा ये क्या फ़ैसला आ गया है, अब हम इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ले जाना उनका राइट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कम से कम फैसले को स्टडी तो पूरा कर लें, देख तो लें। इनके पास एक्सपर्ट नहीं है और मुझे इनसे तकलीफ़ शुरू से यही है कि नाअहली की हद है। जो कुछ भी इन्होंने काम किए अपने पौने 4 सालों में, उसको देखा ही नहीं, बस सरसरी तौर पे कोई है सीरियसनेस है नहीं इसमें। बहरहाल ये जो फैसला आया उसकी वजह से कल 4 बजे इजलास बुलाया गया है और उसमें काउंटिंग होगी और जो भी जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो वज़ीर आला बनेंगे। ठीक है। लेकिन 17 तारीख को इसके बाद दोबारा इलेक्शन है, वो इलेक्शन होगा, उसमें भी
और उनके भी जो मेंबर बनेंगे उसको भी काउंट किया जाएगा। अगर कोई ऐसा फ़र्क पड़ता है तो दोबारा इलेक्शन हो सकता है। तो यही आईनी तकाजा है। मैं समझता हूँ बड़ा क्लियर और अच्छा और साइब फैसला है। इस फैसले को अब चैलेंज करने का कोई इनका जवाब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी मर्ज़ी है, उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं पीटीआई वाले। अब पहले भी इलेक्शन हुआ, उसमें जो एतराज़ था कि ये जो मुनहरिफ हैं नुमाइंदे, उनका वोट नहीं काउंट होना चाहिए। आज फैसला आ गया, लार्जर बेंच ने फैसला दे दिया कि उसके बगैर आप इलेक्शन करवा लें। तो ये फिर इसके बाद ये पीटीआई किसी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। ना ये किसी कोर्ट को मानते हैं, ना ये किसी इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना अपोजिशन के जो इदारा है उसको इन्होंने माना है, और आज हुकूमत का जो इदारा है उसको भी मानने को तैयार नहीं। जी बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं कि शेख साहब, ये खुद शेख साहब आप बात इलेक्शन सही कर रहे होंगे, इलेक्शन होना चाहिए। शेख साहब आप बात सही कर रहे होंगे, लेकिन माजरत के साथ ये तो लग रहा है ना कि बहरान अभी आराम से ख़त्म नहीं होने वाला। खैर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं मुसर्रत चीमा साहिबा के पास जाऊँ। चीमा साहिबा, आप ज़रा इस पर कमेंट कर दें कि आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी ये क्यों है कि यू आर गोइंग टू द कोर्ट्स। इलेक्शन होने हैं आगे, उसमें नंबर गेम भी पता चल जाएगी, और इस वक्त अगर आपके वो जो 5 लोग जिनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अगर उनको नोटिफाई कर भी दिया जाए तो नंबर की अक्सरियत तो आपके पास नहीं रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरूक साहब। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली ये है कि ये तो आईनी हक हमारा है कि हम अगर हमें एक फैसला जो कि कॉमन सेंस की नज़र से भी देखा जाए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, पॉलिटिकली भी देखा जाए, तो ये मज़हका खेज सिचुएशन है इसकी। यानी कि जो सो कॉल्ड एक बयानिया कि पंजाब को बहरान से निकाला जाए, उसको मजीद बड़े क्राइसिस में धकेल दिया गया है। मैं 2-3 सवाल रखूंगी एंड आई विश कि इसका जवाब आम आदमी 12 करोड़ का सूबा है वो भी मांग रहा है, हम भी मांग रहे हैं कि अगर आज जो सीएम का इलेक्शन था उसको कलअदम करार दिया ऑनरेबल कोर्ट ने, तो फिर मुझे ये बताएं कि अभी तक सीएम जो हमजा है वो तो आईनी तौर पर नहीं होना चाहिए। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने ये डिसीजन कर दिया है कि इस इलेक्शन को जो सीएम का था उसको कलअदम करार दिया जाए, फ्रेश इलेक्शन कराया जाए, तो इसमें इतनी जल्दी काहे की है? मुझे ये बताएं कि इस 25 सीटें जो हैं उनके ऊपर अभी फैसला आना बाकी है, जिसमें से 5 का ऑनरेबल कोर्ट कह चुके हैं और अभी तक इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, या उसे क्यों नहीं फैसला उससे हो रहा। 5 सीटें जो उन्होंने नोटिफाई करनी है, उसमें इतनी देरी क्यों? दूसरा सवाल ये है कि 20 सीटों के ऊपर हमारे ऑलरेडी बाय इलेक्शन है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया है, बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये 25 जो मेंबरान है, कौन सा आयन, कौन सा कानून आपको इजाजत देता है कि राइट ऑफ वोट से इनको महरूम रखा जाए? फिर इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर पीपल आर ट्रैवलिंग। हमारे कोई 7 लोग हैं जो हज का फरीजा अदा करने के लिए गए हुए हैं, और सीएम का इलेक्शन कोई मजाक नहीं है, और दोबारा से फिर एक आईनी बहरान की तरफ बढ़ जाना। फिर मेरे 2-3 सवाल और हैं कि अगर आपने मैम आपने सवाल तो कर लिया, आप मजीद कर लेंगे, लेकिन आपसे आपके एक सवाल के अंदर से एक सवाल होता है, और वो कैसा शेख साहब ने ख़ास तौर पे स्टार्ट में कहा कि मुताला कितना किया इस फैसले को। आपने कहा कि कलअदम करार दे दिया गया है, लेकिन उसके अंदर ख़ास तौर पे 4 जज साहिबान ने तो ये कहा है ना कि कल इलेक्शन होंगे, उस वोटिंग में अगर वो साबित ना कर सके अपनी अददी अक्सरियत तो उसके बाद वो डी-सीट हो जाएंगे। लेकिन एक जज साहब हैं जिन्होंने कहा है कि उनको अनसीट कर देना चाहिए और उनकी जगह पे बुज़दार साहब वापस आ जाए, वो डिसेंटिंग नोट है। तो दिस पॉइंट इज़ एक्चुअली क्लियर। क्या पीटीआई इस बात को नहीं समझ पा रही है कि ये मामला इस तरह है? नहीं, देखिए, पीटीआई तो बहुत अच्छे से समझ रही है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और मामलात हैं क्या। इनफैक्ट देखें, सबसे पहले मैंने भी बिकॉज मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट फुली इक्विप्ड, मैं कोई लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ। एतजाज अहसन साहब को आपने भी आई एम श्योर सुना होगा, उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके अलावा बाकी भी मैं वकला को सुन रही हूँ जब से ये फैसला आया है, कि सबसे पहले कहानी शुरू होती है कि आईनी बहरान क्राइसिस। यहाँ ये जब रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ तो ज़ाहिर है पंजाब में भी इन्होंने किया। आपका जो सीएम पंजाब, एक्स सीएम पंजाब है, उनका तो रेजिग्नेशन ही ऐसा नहीं है कि जिसको एक्सेप्ट किया जाए। पहला एक बहरान शुरू होता है यहाँ से। उसके बाद जब वो रिजाइन हुआ ही नहीं,
टेक्निकली आईनी तौर पर, तो फिर दूसरे सीएम का इस तरह से जो भी नहीं वो नहीं जैसे खैर, इलेक्शन आप होटल आ, में हुआ है, आप तो फिर फरमा वो रही हैं कि वो सर डेजिग्नेशन सही नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त उन्होंने तलब किया, फिर उन्होंने उसको कहा कि ये सही है, उसके बाद उन्होंने आपके नए गवर्नर को वो भेजा और वो एक्सेप्ट हुआ। फारूक साहब, मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे मेरा मौका पूरा कर लेने दें, जी उसके वो बाद सही है मुझे मैम, लेकिन सवाल तो पैदा होते हैं ना, तो मैं आपसे जो है फॉलो अप क्वेश्चन तो करूँगा ना। ठीक है, चले मैं कंप्लीट कर लूं। उसका जवाब ये है कि आपको ये किसने कहा है कि हमने तो अपनी तरफ से नेक नीति के साथ ही किया था, लेकिन उसकी आईनी जो उसको क्या कहते हैं तकाजे वो पूरे नहीं हुए। इसको आप ऐसे देखें, यानी कि ये इंटेंशनल गलती नहीं थी, लेकिन लीगली तौर पर, आईनी तौर पर ये बहुत बड़ी गलती है कि रेजिग्नेशन जो भी जिसने सीएम ने खुद अपने हाथ से लिख के रिजाइन देना होता है गवर्नर को, उन्होंने जाके जो टाइप किया हुआ था वो दिया था प्राइम मिनिस्टर को। सो इन दो चीजों के अंदर अगर बाकी जहां पे कानून ने अपने रास्ते बनाने होते हैं, रास्ता नहीं भी होता तो बन जाता है, मैं ये मौकफ है मेरा। और जहां सही पे एक चीज आयन आपका कॉन्स्टिट्यूशन चीख चीख के कह रहा है, वहां पे लेतुलाल से काम लिया जाता है, जैसे कि हमारी 5 रिजर्व सीटों का फैसला उनको ना नोटिफाई करना ही एक इलीगल एक्टिविटी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल देखिए चीज ना, है। आपने मेरे सवाल का, ओरिजिनल सवाल का बात जवाब अभी करना तक नहीं कोई दिया। हाई आपने कंटेम्प्ट मैम क्यों लग रही मुशर्रफ इलेक्शन साहबा, कमीशन आपने अभी तक मेरे ओरिजिनल सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि इलेक्शन अगर कमीशन आप के उन ऊपर पाँच कंटेम्प्ट सीटों क्यों को लग रही, मेरा ये इंक्लूड भी कर सवाल है। लें अगर किसी कह तो दिया कि आपके वो नंबर नहीं नोटिफाई बनते। नहीं कर रहे। अच्छा राइट मैम, इजाज़त दीजिए कि मैं तीसरे गेस्ट की तरफ जा सकूं। नसीम सिद्दीकी साहब, आप सुन रहे हैं दोनों साइडों का मौक़िफ़, आपका तजिया क्या कहता है इस वक्त, कौन गलती पे है? देखिए अपना फरूक तावी साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए, और थैंक यू। दोनों मेहमान ग्रामी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए जो भी नुकसान हो रहा है फरूक इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान कोई ऐसी स्टेज नहीं है जिसके ऊपर बार बार तजुर्बे किए जाए। 1 साल रह गया था, ये मेरा अपना ओपिनियन है, उसको हुकूमत को पीटीआई की चलने देते, अगर हो सकता है वो अपने बोझ तले दब के ही जो है वो अगले जनरल इलेक्शन में वो हुकूमत ना बना सकते। लेकिन इस वक्त जितना बड़ा तजुर्बा किया गया, यानी कि मुझे तो हैरानी इस बात की होती है, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा। मेरे सिद्दीकी लिए साहब हैंग ऑन पीपल्स हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन सर, माजरत के साथ, हम पाकिस्तानियों की एक बड़ी उम्दा बात है कि हम माजी को सारा डिबेट करते रहते हैं। अभी तो जो कुछ तब्दीलियाँ होनी थी हो गई ना। वी डोंट हैव एनी टाइम मशीन कि हम वापस जाएं और उसको चेंज करें। अब आगे की बात ये बताइए कि इस वक्त मौजूदा हालात अगर में क्या होगा। माजी से हम नहीं सीखेंगे तो हमारा मुस्तकबिल किस तरह बेहतर होगा। अगर हम देखें कि कहाँ पे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, तो माजी में तो आपको जाना पड़ता है। अभी भी आप देखें कि अगर आप यूरोप अमेरिका में कोई बात होती है तो वो दूसरी जंग अजीम, पहली जंग अजीम की मिसाल दी जाती है वहाँ पे। तो आपको माजी में तो जाना पड़ता है, आप रुके ना रहें, नहीं, लेकिन लेकिन मेरी आप दरख्वास्त ये है कि अगर हम आज के दिन देखें, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, तो चेंज तो आ गया ना सर। जो बुज़दार साहब हैं उनकी हुकूमत अब नहीं है पंजाब में। कल के दिन इसके अंदर फिर वोट होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा, फिर 17 जुलाई को फिर हमें पता चलेगा कि किसके पास अक्सरियत मौजूद है। लेकिन आपको देखिए लगता है कि बहरान ख़त्म हो जाएगा इसके साथ? और साहब देखिए, बात ये है कि जो मुस्तकबिल की बात है उस पर तो हम गेस लगा सकते हैं ना, लेकिन जो हमारे पास्ट की बात है उस पर आप तज्जिया दे सकते हैं कि ये गलत तरीके से ये काम हुआ। अब आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए। आपने जिन मुनर्रिफिन को वफाक में दिखा के आपने तोड़ा था इत्तेहादियों को, तो वो एक सामने आ गया कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। आज के जो अपोजिशन लीडर हैं वो माशाल्लाह नून लीग की टिकट के उम्मीदवार हैं। तो मेरा मतलब है कि पार्लियामेंट के से ये मौकरी जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। और अच्छा, ये पंजाब में भी ये क्या चले चले जो आपने कहा उसको थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं। आपने कहा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग ये होती है कि आपने एक लोगों के वोटों को ख़रीदा, तो उसके लिए तो सर पैसों का इस्तेमाल साबित करना पड़ता है। कोई है सबूत हमारे पास? देखिए बात तो यही है ना कि जब लोग खुद बैठे हुए हैं सिंध हाउस के अंदर और बता रहे हैं कि हमें ये प्रिविलेजेस मिल रही हैं यहाँ पे, वो तो हमें एमएनएस थे सब ना, एमपीएस तो जी नहीं जी। थे सर। नहीं, लेकिन बात ये कि देखिए बिल्कुल बाहर तो अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो वो ज़रूर उसको साबित करेगा। लेकिन एक हॉर्स ट्रेडिंग का रूल है। आपने पंजाब में जहांगीर तरीन और अलीम तरीन की पार्टी को तोड़ा जो कि पीटीआई की टिकट पे जीते थे। उधर से सारा बेस जो किया पंजाब का इलेक्शन उन सीटों पे बेस किया ना। अब जब वो सीटों को डी सीट कर दिया है तो एक तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती
कि पार्लियामान आइन और पार्लियामान की आप तशरीह तो जरूर करें, मैं अदालती मामलात को बिल्कुल उनके हर फैसले को कबूल करता हूँ, लेकिन मतलब पार्लियामान को इंस्ट्रक्शंस देना, ये तो पार्लियामान की तौकीर, मतलब उसमें खराबी आती ना कि आप उनसे कहें जी आपने कल ही इजलास करना, आपने कल ही, आप अगर ये अगर जरूर हैंग ऑन सर, अगर पार्लियामान वाले खुद जो है कोर्ट के पास जाएंगे तो ये तो होगा। नहीं, वो तो आपसे तशरीह के लिए कहे ना, आपने तशरीह पे तो फैसला उन्होंने दिया कर कि दिया मैं आपके लिए तशरीह। हाँ, लेकिन आप ये हुक्म कैसे पार्लियामान को दे सकते हैं कि आप कल ही इलेक्शन कराएं, परसों कराएं? ये तो पार्लियामान का हक है, ये तो स्पीकर सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली उसकी डिस्क्रिशन है। जो अब जो जिस तरह कि खुद एक कैंडिडेट हैं सीएम के लिए। नहीं, वो जो मर्जी हो, लेकिन देखिए मैं कल को नून लीग का भी स्पीकर अगर होता है तो तो एक उसके ही बात इख्तियारात होगी को ना, तलब तो किए जाए ना, प्रिंसिपल उसको तो एक ही इख्तियार होगा ना। दिया जाए कि वो अच्छा पार्लियामान के फैसले खुद करे। अच्छा, और फिर ये जब अलाउ मी टू गो आप बैक टू कैसर एक शेख काम साहब, उनसे भी कुछ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए। कैसर शेख साहब, ये तमाम कज़िया, ये मसला इसलिए बनता हुआ नज़र आ रहा है कि स्पीकर को आपने, चीफ मिनिस्टर को हटाने से पहले आपने स्पीकर को हटाने की कोशिश नहीं की, और उसकी वजह से स्पीकर जो थे फेडरेशन में भी हमने देखा वो अपनी जगह पे मौजूद थे, और प्रोविंस के अंदर भी स्पीकर साहब मौजूद हैं जिनके साथ कॉपरेशन की शिकायत होती है और मामलात आगे ख़राब हो जाते हैं। डू यू थिंक कि पीएमएलएन ने जब तब्दीली लाने की कोशिश की, जब कोalition ने ये तब्दीली लाने की कोशिश की, उससे होमवर्क की गलती होगी? कैसे शेख साहब, नहीं नहीं, आवाज़ आ इसमें रही है? होमवर्क की कोई गलती नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही को तो बल्कि हम जाके उनको चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, और ऑफर हुई थी मुस्लिम लीग की तरफ से। वो स्पीकर हैं, हमें उनका एहतराम है, वो स्पीकर रहें, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना, जो आइनी जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी होनी चाहिए। अब देखिए ये कह रहे हैं कि क्या, क्यों कोर्ट के पास नहीं खुद गए। अब कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने फैसला दे दिया, और बड़ा क्लियर कट फैसला है कि जिनके ऊपर आपकी कोई शिकायत है वो मेंबर ना काउंट करें, और बाकी आ जाके कल 4 बजे। ये कहते हैं टाइम क्यों दिया? जब आप खुद गए हैं कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन लेने के लिए या उनका जजमेंट लेने के लिए, तो उन्होंने क्या करें? स्पीकर साहब इजलास ही नहीं बुलाते। तो ये तो कोर्ट ने कहा ना कि जो आइनी बुरहान है वो ख़त्म हो, जिसके पास मैंडेट है, जिसके पास अक्सरियत है, वो चीफ मिनिस्टर बने। अब आपने इनको बड़ा, इसमें क्या एतराज़ है? शेख साहब आपने 4 मसला बजे बड़े कल आसानी से हल कर इलेक्शन है, दिया। इनके पास ये तो यही कहते हैं ना कि शेख भाई साहब हमारे आपने पास तो मसला ही majority हल कर दिया। है। आपने कल- कहा कि कल- इसलिए कल परवेज election हो इलाही जाएगा। साहब को आप नहीं हटाना और- चाहते थे। और कैसे फिर- साहब आपको आवाज़ आ रही है सर मेरी? राइट। कैसे साहब, आपने तो जी, मसला ही हल मुझे कर दिया। आवाज़ आपने आ रही है ख़ास आपकी। तौर जी, पे बताएं। बात की, जी। आपने बात की कि परवेज़ इलाही साहब का एहतराम है, उनको आप सीएम बनाना चाहते थे, इसलिए आप स्पीकर के ओहदे से उनको हटाना नहीं चाहते थे। तो आपने तो मसला ही हल कर दिया। वो कल भी कैंडिडेट है, उन्हीं को अपना कैंडिडेट हटा लें और वो सीएम बन जाएंगे। हाँ जी, वो कैंडिडेट है, उनका राइट है। वो तो देखिए ना इलेक्शन में आएंगे, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, वो पीटीआई के साथ रहे, वो भी उनका राइट था। पीटीआई के साथ हैं, वो उनके साथ रहें, लेकिन मेजॉरिटी ने बनना है ना जी। जो बनना है चीफ मिनिस्टर, वो तो मेजॉरिटी वालों ने बनना है। मैं कहता हूँ कि इनमें अहलियत नहीं है। क्या हुआ हमारे यहाँ सेंटर में, आप देखिए कि ये आज डिमांड कर रहे हैं पीटीआई वाले कि इलेक्शन में हमने जाना है, इलेक्शन जल्दी कराएं। मुझे ये बताइए कि नो कॉन्फिडेंस हम 3-4 महीने से कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस होने वाला है आपके खिलाफ। इनके पास राइट था, जब आप चाहते ये असेंबली को प्रोरोग कर देते, असेंबली को वैसे ख़त्म ही कर देते Dissolve कर उसको, यानी कहते नहीं जी हम नए इलेक्शन में जाएंगे और असेंबली का टेन्योर ख़त्म हो जाता। तो ये तो इन्हीं के पास ही राइट था ना। तो ये क्यों नहीं ये उन्होंने इस्तेमाल किया? इनको इतनी भी एहसास नहीं था। एक हफ्ता पहले तक या एक दिन पहले तक इनको ये ख्याल था कि हमारे खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। अब सूरत हाल यही है कि इन्होंने खुद तो अपने चीफ मिनिस्टर को हटाया है, और उसने अब कहते हैं वो खुद उसने रिज़ाइन नहीं किया। तो भाई चीफ मिनिस्टर को तो आप ही ने हटाया है, आप ही के हुकूमत ने। तो अब कल का इजलास होने दें, सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये कहते हैं हमारे कुछ लोग हज पे गए हुए हैं। अब ये हज वाला तो मसला रहेगा ही ना। आज हज हो जाएगी तो कल कोई और बात होगी, मुहर्रम होगा तो मुहर्रम में कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये आप टाइम, इसको एक चीफ मिनिस्टर का मामला है पंजाब का, और आईनी बुरहान जब टल गया अब तो ख़त्म हो गया। आईनी बुरहान किधर रहा?
जब कल 4 बजे इलेक्शन हो जाएगा और क्लियर कट मैंडेट मिल जाएगा, हाँ इनका आईनी राइट है, ये जाना चाहें सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल जा सकते हैं। और कोई भी कानून ये खुद जाते हैं, फिर उनको अदालतों को मानते नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं हैं, ये कहते हैं अपोजिशन जो है उसको हमने हाथ नहीं मिलाना। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पार्टी है इनके पास। अच्छा ये सोचिए, बड़ी आसान सी बात मैं आपको बताऊं कि इनके पास हुकूमत थी, इनके मेंबर टूट टूट के सेंटर में भी और सूबे में भी वो हमारे पास आ रहे हैं। अगर इनके पास कोई बेहतर इन्होंने काम किया होता, परफॉर्मेंस होती, तो इनके अपने मेंबर हमारे पास क्यों आ जाते? अपने मेंबरों को भी संभाल नहीं सके। राइट, ये अच्छा सवाल है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मुसर्रत चीमा साहबा से ये सवाल पूछ लेता हूँ। हर चीज़ होती है तो जी बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं मेरा एक फिक्रा मुझे मुकम्मल करने दें। करें जी। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ना कि मेरा तो सिर्फ ये कहना है ना कि आज हम गवर्नमेंट में हैं, हमारा कोई बंदा तो टूट के नहीं जा रहा, या इनका जो अगर परसेप्शन बेहतर होता उस वक्त तो हमने ये कहा ना कि इन्होंने काम नहीं किए, इन्होंने नाअहली दिखाई और गवर्नमेंट के लोग अपोजिशन की तरफ चले गए, जो कि कभी नहीं होता। आज कोई भी हमारा आज ये कहते हैं जी हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई है, तो पॉपुलैरिटी अगर हो गई है तो हमारी तरफ से कोई बंदा इनके पास आया है? अगर ऐसा हो गया, इनके सारे बंदे हमें टिकट के लिए डिमांड कर रहे हैं और हमारी तरफ आके बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। मुसर्रत चीमा साहबा, आपने बात सुनी, और अब कैसर शेख साहब की बात सुनी आप आए, कैसर शेख साहब की आपने बात सुनी होगी। मुसर्रत चीमा साहबा, ये सवाल तो बनता है कि अगर आपकी पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था तो वाई-जेड के आपके बहुत सारे मेम्बरान खुद ब खुद जो है वो पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी की टिकट पर लड़ना चाहते हैं। और फिर आपने जो सवालात उठाए, दे आर वेरी रेलेवेंट क्वेश्चंस, लेकिन ये सवालात जब आपकी हुकूमत बन रही थी तो उस वक्त अपोजिशन ने भी तो उठाए थे। तो ये ना मान लिया जाए कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जब तक वो सियासत में हुकूमत में रहती हैं उनको निज़ाम से कोई शिकायत नहीं होती, जब वो निज़ाम से बाहर चली जाती हैं उनको निज़ाम से शिकायत हो जाती है। देखिए, मैं कैसर साहब की बात से शुरू करूंगी कि हम डॉलर ऑफर नहीं कर रहे और हम बैरूनी एजेंडे के ऊपर नहीं चल रहे, और हम इन गद्दारों और लोटों को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय आवाम को रिलीफ देने। देखिए, इन्होंने जो हमारे ऊपर चार्जशीट लगाई थी, महंगाई की लगाई थी। आज महंगाई और हमारे 2 माह पहले की महंगाई का कंपैरिजन करें, लोड शेडिंग तब नाम को नहीं थी, आज लोड शेडिंग बिजली नाम को नहीं, और बिल डबल रेट पे चले गए हैं, बिजली के भी गैस के भी। आज इस मुल्क के अंदर एक क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं लेता तो उससे बड़ा क्राइसिस आज सामने आ जाता है। इन्होंने जो चार्जशीट लगाई थी, आज वक्त ने साबित कर दिया। देखिए, लॉजिक के साथ बात करेंगे तो मजा आएगा ना। ये आपने सही नहीं किया था तो लोग क्यों छूट के आगे? भाई, लोगों को आपने डॉलर दिए थे, अमेरिका बहादुर के कहने पे इस मुल्क के साथ गद्दारी हुई है, इस मुल्क के आइन को तोड़ा गया है, इस मुल्क की जो अब्यूज किया गया है, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के मैंडेट को, और इस मुल्क की जो पार्लियामान थी, चाहे वो फेडरल थी चाहे पंजाब थी, उसके ऊपर शबून मारा गया, तजलील किया गया, वोटर के जो तकद्दुस था उसको तो पामाल किया ही गया। इन्होंने अवान की भी धज्जियां उड़ाई, यानी कि पंजाब असेंबली के जो अंदर हुआ वो दुनिया की किसी डेमोक्रेसी के अंदर और वर्स डिक्टेटरशिप के अंदर भी नहीं हुआ। इसका जवाब तो ये है, अगर वो चार्जशीट जो हमारे ऊपर लगाई गई थी तो उससे मल्टीप्लाई बाय 1000 पूरी परफॉर्मेंस आज इनकी है। अगर उन लोटों का, अगर उन्होंने डॉलर ना लिए होते, अगर वो गद्दारी के ऊपर मुदाखलत का हिस्सा ना होते तो आज वो अवाम से भी माफी मांगते, अपने हल्के की जिन लोगों का जिन्होंने उनको मैंडेट दिया था उनसे भी माफी मांगते, और वापस जाके दोबारा कभी ये हरकत करने का तहैया करते। क्योंकि अवाम के मसला क्यों नहीं वो प्रोटेस्ट कर रहे आज? मैं पूछती हूँ, सवाल करती हूँ। मरियम ने भी मार्च की थी, बिलावल ने भी की थी, और इन गद्दारों ने भी हमारे ऊपर चार्जशीट महंगाई की लगाई थी ना। महंगाई की वजह से उन्हें लगा कि अवाम का दुख और दर्द इतना उनके दिल में जाग उठा है कि वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, यही थी ना चार्जशीट। बिल्कुल सही है मुसर्रत साहबा, अभी आपने अभी एक इल्ज़ाम लगाया कि इनको डॉलर मिले और उसकी वजह से इन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की। इसको कैसे साबित करेंगे आप लोग? आज इस मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, बदतरीन है। नहीं, डॉलर मिलने का जो है, रिश्वत का जो इल्ज़ाम है, उसको कैसे साबित करेंगे? ये इल्ज़ाम आपने उस वक्त भी लगाया जब आप हुकूमत में थे, सारे इंस्टीट्यूशंस आपके कंट्रोल में थे। इज देयर एनी एविडेंस? सुन ले जवाब।
देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस जो इत्तेहादी जमातें हमारे साथ ही आज इनके साथ थी, मेरा ख्याल है आपने उनकी स्पीचेस सुनी होंगी, उनकी तकरीरें सुने, जिसमें एमक्यूएम भी है, दूसरी इत्तेहादी जमातें भी हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इससे तो बहुत बेहतर हालात थे। एक ये छोटी सी आप ब्रेक लेनी है अगर आपकी आप इजाज़त हो चाहते मैम। हैं लेट मी टेक अ ब्रेक, उसके बाद आते हैं ख़वातीन और हज़रात, और बात को यहीं से आगे बढ़ाएं। लेट्स टेक अ ब्रेक और उसके बाद आए। ज़ेरे इदारत जुनेद सलीम, रोजनामा इंसाफ, हर घर के लिए, घर भर के लिए इंसाफ के तलबगार बनिए। रोजनामा इंसाफ पढ़िए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब के अंदर जो बहरान की कैफियत हमने देखी है पिछले कई महीने से। लग ये रहा है कि एक फ़ैसला तो आ गया, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये सियासी बहरान है और सियासी पार्टियों के एटीट्यूड की वजह से, तो लगता ये है कि शायद ये तूफ़ान अभी थमेगा नहीं। और उसका आपने थोड़ा सा मुजाहरा देखा भी सही, जो डिबेट चल रही थी इस प्रोग्राम में। लेकिन एक जो इशू अभी आता है पाकिस्तान के अंदर, जब भी आप किसी चीज़ को डिबेट करें, कि बहुत सारी चीज़ें क्लेम्स के ऊपर, एक्यूजेशंस के ऊपर और बहुत सारी अजम्पशंस के ऊपर हो रही होती हैं। क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बात को भी लेके आगे चलेंगे। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं लंदन से। नसीम सिद्दीकी साहब, आज के दिन तो हमारे सामने है जो कुछ फ़ैसला आ गया, कल वोटिंग होगी। आपके ख़्याल में PMLN अपनी अक्सरियत साबित कर पाएगी और उसके बाद क्या होगा? मुस्लिम लीग नून की बेहतर पोजीशन है और उनके पास नंबर भी पूरे हैं। जिस तरह अभी मुसरत जमशेद कीमा साहिबा फरमा रही थी कि इनके कुछ मेंबर हजरात जो है वो हज के लिए गए हुए हैं, तो इनको लाजमी बात है उस बात से धचका लगेगा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो बड़ा मुतसाबाना है। उनको चाहिए था कि जब जिस तरह अभी कैसर शेख साहब मेरे बड़े ही मोहतरम दोस्त भी हैं, ये इन्होंने कहा कि हमें कोर्ट्स के इदारों के फैसले मानने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन को इस वक्त ऐसी क्या कबाहत है कि वो जो 5 लोगों का नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं कर रहे, उससे भी एक कंट्रोवर्सी पैदा होती है। तो अगर इस चीज को अवाम को दूर कर दिया जाए तो कल अगर इलेक्शन होता है, नून लीग की गवर्नमेंट बन जाती है, हमजा शहबाज शरीफ जो है वो अपना अक्सरियत की वजह से वजीर आला मौजूद रहते हैं, तो ठीक है, उसको जिसके पास अक्सरियत उसको लेके आगे चलना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ आपकी जो है, अगर आप इजाज़त दें तो क्रॉस क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कर लूँ। आपने फरमाया कि जो मेम्बरान हैं वो कुछ हज के ऊपर हज के लिए बाहर गए हुए मुल्क से, तो वो सिर्फ एक पार्टी से तो नहीं जाते ना सर, सारी पार्टियों से गए होंगे। और दूसरा, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं किया। अगर वो नंबर आप ऐड कर भी लें, फिर भी 173 तक पहुंचता है नंबर PTI का, तो फिर उसका क्या करेंगे आप? दो बातें हैं इसमें फरूक, आपने बड़े अच्छी बीच में क्रॉस क्वेश्चन की। एक तो देखें कि वो नंबर को क्यों काउंट कर ले, मेरा मतलब है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नोटिफाई नहीं कर रहा। वो मतलब लग रहा है कि जैसे वो एक पार्टी का साथ दे रहा है। दूसरी तरफ ये बात है कि अभी हज पे जाने की बात हो रही है, आपने अदालतों का हाल देखा है। जब करप्शन केसेस होते हैं तो किसी दिन वकील नहीं आता, किसी दिन तबीयत खराब होती है, किसी दिन अस्तना मांगा जाता है, किस तरह लहलो लैयत के साथ काम लिया जाता है। तो जब ये इलेक्शन यहाँ पे थे, अगर आज कोर्ट का जो है फैसला आया उसमें अगर ये कह देते कि 17 तारीख के बाद जो है कोई भी इलेक्शन की डेट स्पीकर दे दे, ताकि तब तक लोग हज से भी गोया वापस आ आप जाते, गोया आप पार्टियों। वकीलों के डिलेइंग टैक्टिक्स को पाकिस्तान की पार्लियामान से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि हर कोई जो है ना बाई लॉ जाता है। अगर अदालत में भी जाता है वकील और बाई लॉ वो कोई चीज वहां पे उज़र पेश करता है और वो कानून के मुताबिक होता है, तो जज साहब को मानना पड़ता है। इसी तरह और अगर मौजूदा सियासी बहरान का क्या होगा? इस वक्त हमारा सियासी बहरान है, पंजाब एक 12 करोड़ का सूबा है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर एक तरह से पिछले कई महीनों से डिसफंक्शनल है, तो उसका क्या होगा सर? देखिए फरूक जी, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की है कि मेरे ख्याल से इस वक्त तमाम लोगों को पाकिस्तान का सोचना चाहिए, सारी सियासी जमातों को पाकिस्तान का सोचना चाहिए और इनको मिलजुल के बैठ के कोई अवाम के आसानी के लिए कोई हल निकालना चाहिए। ना इसमें ब्यूरो, अच्छा सियासतदान तो बड़ा बदनाम होता है, ब्यूरोक्रेसी को आप देख लें कि जब एक तरफ बुजदार साहब की बात आती थी तो लोग कहते थे IG चेंज हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी चेंज हो रहा है,
क्योंकि वो ताउन नहीं करते थे उनके साथ। दूसरी तरफ आप देखें कि एक सिटिंग गवर्नर उमर चीमा साहब को टेलीफोन जाता है कि सर आज आप गवर्नर हाउस ना आए। मतलब इस तरह की ब्यूरोक्रेसी है कि एक तरफ तो उनका इतना पलड़ा भारी है कि वो वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए सारे अच्छा, जतन कर रहे हैं। ये कौन बात करता था कि जी ब्यूरोक्रेट चेंज हो रहे हैं, कमिश्नर चेंज हो रहा है और पुलिस का हेड चेंज हो रहा है, ये कौन कहता था? देखिए जब हमारे ये टॉक मीडिया शोज कहता होते था हैं ना। जी जी, हमारा जब तो ये तो मीडिया में मीडिया बात का होती सवाल है थी, ना सर, ये हुकूमत से तो नहीं आप उलझा सकते, ब्यूरोक्रेसी का तो नहीं है सवाल ये। नहीं नहीं, बात सुने मेरी ना। अगर जिस मीडिया वक्त ये ये टॉक सवाल शो नहीं होते थे, उठाता तो ये मीडिया का कसूर है। नहीं सवाल उठा था, बहुत दफा ये सवाल उठा था कि ये बार बार क्यों चेंज करते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट। तो उनका जवाब ये आता था कि ब्यूरोक्रेसी कोऑपरेट नहीं करती, और दूसरी तरफ इतना कोऑपरेशन है कि गवर्नर को गवर्नर हाउस आने से मना कर दिया जाता है। तो मेरे मतलब कि तमाम लोग मिलजुल के बैठे इस मुल्क के लिए सोचें। इस मुल्क की आवाम का जो इस वक्त हाल है, खुदा ना खास्ता देखें, लोग अपनी रिक्शों को आग लगा रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिलों को आग लगा रहे हैं। एक जो आम आदमी है उसके लिए दिन का रोटी पूरा करना मुश्किल हो गया। तो इसका किसने सोचना है? इन सबको मिलके अपने झगड़े खत्म करें, मिलजुल के बैठे पाकिस्तान को आगे लेके चलने की बात करें, उसमें फिर नहीं नहीं, तमाम इदारे शामिल लेकिन होंगे। हैंग ऑन सर, आप माशाल्लाह एक पढ़े लिखे तजियाकार हैं, आप सियासत को भी कवर करते रहे हैं, आप मईशत को भी कवर करते रहे हैं, आपको पता है कि इस वक्त मईशत के क्या मामलात हैं और क्यों हैं। आपको ये भी पता है ना कि ये कमिटमेंट्स जो थी वो पीटीआई ने पहले से दी थी। आपको पता है कि ये सारे के सारे नंबर्स जो आज हमें बढ़ाने पड़ रहे हैं उसकी कमिटमेंट पहले हुई, इसीलिए ट्रांच रुकी, क्योंकि इमरान खान साहब ने रिवाइज करके नीचे कर दी कीमत और सब्सिडी दे दी। तो क्या हम इन तमाम चीज़ों को सिर्फ इमोटिव उसमें डायलॉग में इस्तेमाल करेंगे और हम इसको फ्रेम नहीं करेंगे हकीकत के तौर पे, हम मीडिया वाले? देखिए, बड़ी अच्छी बात की, जिस तरह मैं चीजों को कवर करता हूं, आपकी भी बड़ी गहरी नजर होती है सियासत पे, सहाफत पे। कोई भी शोबा आपसे ढका छुपा नहीं रहा, लोग तो आपसे बड़ा इल्म भी हासिल करते हैं। अगर ये तमाम मामलात के अपोजिशन को नहीं पता थे, वो 6 महीने सब्र कर लेते, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो लाए थे महंगाई की वजह से। बिलावल जरदारी ने कराची से मार्च की थी महंगाई की वजह से। पीडीएम कहती थी महंगाई बढ़ी, और उन्हें जब ये पता था कि ये एक सुरंग बिछा रहे हैं तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेके आते। यही 4-5 महीने में जब नहीं, पीटीआई हैंग ऑन, आप कह रहे हैं कि अगर बैड गवर्नेंस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप हुकूमत को चेंज ना करें। देखिए, नहीं ये आपने नया मेरी बात मंतक है। समझे। देखिए, आप ये कह रहे हैं ना कि पीटीआई की हुकूमत ने गलत मुआहदे किए, आप अपोजिशन में थे, आपके ताल्लुकात थे, राइट। पीपल्स पार्टी ने हुकूमतें की, आपको पता था, आप सब्र करते। और जब उन मुआहिदों का रिजल्ट इन 4 महीने में जो अब आया है, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आई होती तो आज 210 का डॉलर हुआ होता ना, 200 से ऊपर पेट्रोल हुआ होता, तो कितनी गालियां पड़ रही होती पीटीआई की हुकूमत को। तो आपने उनकी लेकिन गालियों को पर्पस जो अपनी है गलती सर वो किसी हुकूमत को हाथ गालियां बना। निकालना तो नहीं है ना। पर्पस अवाम के लिए आसानियां करना है, और वो शायद मौजूदा गवर्नमेंट भी कर लेगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे कैसर शेख साहब के पास जाना है। कैसर शेख साहब, आप सुन रहे हैं, और क्रिटिसिज्म दोनों साइडों से आ रहा है इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर, क्योंकि इलेक्शन के दिन काफ़ी वो हो गया, हल्लड़बाजी हो गई, और उसकी वजह से हमें पता है कि चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो गई हैं और आज के दिन ये बहरान मौजूद है। डू यू थिंक कि आप कुछ चेंज करते, अगर आज के दिन आपके पास 2020 हाइंडसाइट होती तो आप उस वक्त जो है इस विजन के तहत जो है किसी और तरीके से आते और हुकूमत चेंज करते? देखिए फ़र्क पताबी साहब, आपका तो ख़ुद इकानमी पे बहुत अबूर है, और दोनों आपके पैनलिस्ट नसीम साहब और मुसरत चीमा साहबा, लेकिन हम बड़ी लर्नड लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे मुल्क की मईशत का हाल है, मैंने 12 मई को थोड़े दिन बाद ही, जब हुकूमत चेंज हुई थी, मैंने असम्बली में तफसील से तकरीर की, और मैंने उसको बताया कि हमारी मईशत इस वक्त वेंटिलेटर पे है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर हम चेंज ना करते तो खुदा ना खास्ता मुल्क इस वक्त बिल्कुल दिवालिया हो चुका होता। जो इन्होंने काम किए हैं ना, देखिए, ये बार बार ये कह रहे हैं, दोनों हजरात ये कह रहे हैं कि भाई सब्र कर जाते, 1 साल सब्र कर जाते, यानी मुल्क को हम अजीज ना रखते। हम देख रहे थे कि मुल्क तबाह हो रहा है। 39 अरब डॉलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप इन्होंने छोड़ा है जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी है, वो तारीख का हाईएस्ट है। फिर 5600 अरब रुपए का खसारा, डेफिसिट जो फिजिकल है, उन्हीं की वजूहत से आज हम
जितनी भी कोशिश कर रहे हैं हमसे संभल नहीं पा रहा। ये नाअहल हुकूमत, इसने तो कोई प्लानिंग ही नहीं की और इन्होंने जाके IMF से समझौता भी कर लिया और फिर उस पर अमल नहीं किया। यानी ये कोई कमिटमेंट को ऑनर ना करना इनके लिए कोई, क्योंकि वो सॉवरेन कमिटमेंट्स होती हैं, इनके लिए कोई बात ही नहीं थी। मैं आपको बताऊं बहुत ज़रूरी था और बिल्कुल ठीक हुआ और ये हमने आईनी हक इस्तेमाल किया। इनको चाहिए था, अगर ये आईनी करते तो इनको तो पता था कि नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। ये उस वक्त कह देते ना असेंबली तोड़कर, ये कह देते हैं हम इलेक्शन करवाते हैं, तो इलेक्शन में तो ये खुद नहीं गए। लेकिन अब नसीम अगर हम सिद्दीकी उसको साहब की दुरुस्त बात कर जो रहे है, हैं, ये ठीक है, हमसे महंगाई अभी तक महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। बिल्कुल सही। मेरी बात सुनिए ना, नसीम सिद्दीकी महंगाई साहब अभी कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं आपने हुई। खामखा और चलती हुई लेकिन गोली के सामने आ गया। IMF की जो कंडीशनलिटीज हैं इतनी सख्त हैं, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई। और ये वक्त मैं इनसे एग्री करता हूँ नसीम साहब से कि इस वक्त मुश्तरका हमें मिलजुल के तमाम पार्टियों को, तमाम इदारों को मिल के काम करना है। यकीन जानिए कि मैं क्योंकि इकानमी को समझता हूँ, हम बहुत ही तकलीफ़ में हैं, निकले नहीं हैं। और जब तक हम मिल के, और ये आसान नहीं है, हम वेंटिलेटर पे हैं, हकीकतन वेंटिलेटर पे हैं। हमारी 85% हमारी कौमी आमदनी का कर्जा हमने ले चुके हैं। 4000 अरब रुपए तो सिर्फ हम सूद पे कर रहे हैं। कुल आमदनी हमारी पिछले साल 6000 अरब रुपए है, कुल आमदनी मुल्क की। 4000 अरब रुपए तो कर्जे में सूद पे कर रहे हैं। आपके पास तो कुछ होता ही नहीं है। सबको मिल के इस वक्त दुनिया कहाँ चली गई है। हमारे पास 10 अरब डॉलर थे जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी है। अब और आप देखिए कि चीन के पास 3200 अरब डॉलर है रिजर्व, इंडिया के पास 600 अरब डॉलर रिजर्व है, बांग्लादेश का 40 अरब से ज़्यादा है उनका रिजर्व। आज 50 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट हो गई है। जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं करें, आज जो आप फिर इलेक्शन करा लें, फ़र्ज़ कीजिए ये बाहर निकलते रहें और ये कहें कि वाला करें कि इलेक्शन कराएं, तो खुदा ना खास्ता आप मुल्क की ना अपना डिफ़ॉल्ट करवा लें। राइट, ये बात आपने बहुत उम्दा की, लेकिन का वक्त ही नहीं है। नसीम सिद्दीकी साहब ने जो बात की, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बार कह रहे हैं कि भाई आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें और चार्टर ऑफ राइट। कैसर अहमद शेख साहब, एक सवाल जो बनता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर वाकई हालात इतने ख़राब थे और आपके पास PAC का भी सब कुछ वो मौजूद था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी रिकॉर्ड था, आप सब कुछ देख रहे थे, तो फिर हुकूमत को चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? ये बात वो कह रहे हैं। अगर बहरान इतना बड़ा है तो उसी हुकूमत को ख़राब होने देते। आपने उड़ती हुई गोली के सामने खुद क्यों आ गए? अगर हम उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि अगर ना चेंज करते तो आज मुल्क तबाह हो गया होता। हमने तो उसको रोकने, इनसे तो हो नहीं पा रहा था कुछ भी। ये बहुत ज़रूरी था उस वक़्त हुकूमत को तब्दील करना, क्योंकि ये तो मुसलसल गलतियों पे गलतियाँ करते जा रहे थे। ये अपनी कमिटमेंट्स को ही ऑनर नहीं कर रहे थे जो इदारों से किए। 22-23 बार तो हम IMF के पास जा चुके हैं। वो इतने सख्त नाराज़ थे, अभी तक वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं आपके यहाँ जो कमिटमेंट्स की जाती हैं उस पर अमल नहीं होता। वो तो बहुत ज़रूरी था, अगर ना होते तो आप बताइए आप मुल्क में क्या करते? श्रीलंका जैसा। बिल्कुल सही है सर, आपकी इजाज़त से मुझे फिर दोबारा बताया जा रहा है क्योंकि टाइम ज़रा कम है, तो मुझे मुसर्रत चीमा साहबा के पास जाना है। मैम, आपने जो नून लीग है उसका इस्तदलाल भी सुना और ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने कमिटमेंट्स कर ली और आज के दिन कंसिक्वेंसेस मौजूदा हुकूमत उसके भर रही है। आप इस पर जवाब दे दें। और दूसरा, आपकी हुकूमत जब थी वो अपनी जगह पे, आज के दिन इमरान खान साहब ने तकरीर करते हुए फरमाया कि हमारी पार्टी के लोग टिकटें वापस कर रहे हैं, टिकटें नहीं ले रहे। डू यू थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ किसी प्रेशर की वजह से ही, या उसके अंदर बाकी पॉपुलैरिटी का भी कोई कसूर हो सकता है और शायद आपकी पार्टी जो है वो अवाम का जो बयानिया है उससे थोड़ी दूर चली गई? सुभान अल्लाह, अवाम का बयानिया ना वो मैंने इमरान खान को कोट किया ज्यादा आगे वो जी उसमें जी मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। जी नसीम सिद्दीकी साहब, ये सवाल आपके पास बात को लेके आता हूँ। अच्छा मुसर्रत साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, मुझे आपकी क्लियर आवाज़ आ रही है। चले अब आप बात कीजिए। उस वक्त आपकी आवाज़ टूट रही थी मोहतरमा, अब फरमाइए क्या कह रही थी आप?
चाहती हूँ कि इस वक्त जितने भी क्राइसिस हैं ये रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे के वजह से है। इसको ये जो मर्जी कहते रहे, अवाम इसको किसी सूरत भी झुटलाने के लिए तैयार नहीं है। अवाम को पता है कि इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट, इनको भी पता है कि अच्छी खासी इकोनॉमी बिल्कुल ठीक थी, बेहतरीन कंडीशन की तरफ हम लोग जा रहे थे। इन्होंने जिस तरह से सपा सत्यानाश किया और हर दिन कर रहे हैं, ना सिर्फ देखिए ये सारी जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसकी वजह क्या है? आपके अंदर, आपके मुल्क के अंदर जो सियासी बहरान है उसका नतीजा है ये आईनी बहरान। जब कभी भी इंस्टेबिलिटी आती है आपके पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, तो कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इकोनॉमिस्ट, वो आपको पता है कि वो दुनिया के अंदर ऐसे नहीं हो सकता कि आपके मुल्क के अंदर क्राइसिस, बहरान। और आपको पता है कि आईएमएफ ने एक ये भी मुआहदा करने के ऊपर जो बार्गेन कर रहे हैं, बात हुई है कि आपने तो लेजिस्लेशन ऐसी कर ली है जिसमें करप्शन करने का, इसके करप्शन को रोका जाए, इस मुल्क में जो लीकेज होती है पैसों की उसको कंट्रोल किया जाए। आप लोगों ने तो लीगल कर दिया है। ये भी बताना चाहिए पीएमएलएन को कि इसमें आईएमएफ को बहुत बड़ा कंसर्न एफआई और नैब के कवानीन के ऊपर। उसके बाद जितने भी बहरान है वो इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की पैदा करदा चीज है, रिजीम चेंज ऑपरेशन का नतीजा है। जितना जल्दी होगा, एक बात मैं कैसर शेख साहब की बात से एग्री करूंगी कि बड़ी तेजी के साथ हम इस मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। आने वाला क्राइसिस जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, दैट इज फूड सिक्योरिटी क्राइसिस, जो कि कहीं ज्यादा सीवियर हो सकता है श्रीलंका से। अभी भी होश के नाखून ले, एक ही सोल्यूशन है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो तभी आएगी जब आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे, सारी जमातें बैठे, रिफॉर्म्स करें, और उसके बाद हम सारे मिलकर इस मुल्क के सारे स्टेक होल्डर, सारी पॉलिटिकल जमातें एक ऐसा इंटरम सेटअप बनाएं जिनको तमाम की बैकिंग हो, उनसे मुश्किल और आसान फैसले मिलकर करें। इस तरह ये जो रोजाना पैबंदकारी कर रहे हैं अपने गलत फैसलों के अंदर, मजीद तखरीबकारी के मुतरादिफ है। इससे आपका मुल्क मजीद क्राइसिस की तरफ जा रहा है। आप जो मर्जी एक्सक्यूजेस चैनल्स के ऊपर और पीटीवी के ऊपर तो आप दे ही सकते हैं। अवाम क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, गली मोहल्ले में जाए और आप जो ये इलेक्शन, बाय इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उसमें आपको लग पता जाएगा कि अवाम इस वक्त क्या महसूस कर रही है। आपने लोगों का जीना और मरना दोनों मुश्किल कर दिए। हमने कोरोना जैसे क्राइसिस के अंदर बेहतरीन तरीके से चीजों को हैंडल किया, मैनेज किया। दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज फेल हुई, बेस्ट हेल्थ सिस्टम फेल हुए सिवाय पाकिस्तान के। लेकिन इन्होंने, जबकि मुल्क की तमाम चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी, ये जो जिसका भी ये आइडिया था बहुत बुरा आइडिया था, ये गलत तजर्बा हुआ है मेरे मुल्क के साथ। 22.5 करोड़ लोगों की राइट मैम, मुझे बताया जा रहा है कि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है प्रोग्राम का। मुशर्रफ साहब, अवाम को आप रोक नहीं सकते अपनी ओपिनियन कायम करने से। जी बहुत बहुत शुक्रिया चीमा साहब। मुझे बताया जा रहा है कि टाइम ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, लेकिन एक बात आपकी, गो कि आपने बहुत सारी शिकायतें उनका भी जिक्र किया, लेकिन एक बात आपने उम्दा की और वो ये था कि आपने एग्री किया कहीं पे जाके क्राइसिस के बारे में, और फिर आपने प्रपोज़ल दिया कि इस वक्त मुल्क के अंदर सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे बैठना चाहिए और कोई सोल्यूशन लेके आना चाहिए। कैसर शेख साहब ने भी यही बात की, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिद्दीकी साहब ने भी इसकी तरफ हिंट किया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात है उसके अंदर ज़रूरी है कि हम सारे के सारे ये जानें कि कुर्सी आनी जानी चीज़ है, लेकिन मुल्क सबका है। अगर ये मुल्क बैठ के खुदा न खास्ता मेरे मुँह में खाक, तो फिर हर किसी को नुकसान होगा। इट इज़ वेरी क्रूशल कि हम सारे के सारे इकट्ठे बैठे और इन तमाम चीज़ों के अंदर, ख़ास तौर पे मईशत के अंदर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बात करते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, मईशत का एक चार्टर होना चाहिए। ये इसी तरह की बातें हम दीगर पार्टियों से भी सुनते हैं, मुल्क के दीगर इदारों से, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी सुनते हैं। तो दिस इज़ हाई टाइम कि हम आपस में ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है इसको थोड़ा सा डेफर कर दें। क्राइसिस वाकई बहुत बड़ा है इस वक्त। अगर आप देखें तो श्रीलंका की मिसाल, फिर अर्जेंटीना और दीगर ममालिक की मिसालें हमारे सामने हैं। तो ये अच्छा हो कि अगर आने वाले दिनों में हम ये देखें कि सियासी बहरान को माशी बहरान ना बनाया जाए, इक़्तिसादी बहरान ना बनाया जाए और मुल्क को स्टेबलाइज़ किया जाए। ये था जी आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।